आज के इस वीडियो में हम बी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महादजी सिंधिया पर चर्चा करने वाले हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था और बहुत से योग्य मराठा सेना नायक इस युद्ध में खेत रहे। पानीपत के तृतीय युद्ध में के जो सर्वाइवर्स थे उनमें महादजी सिंधिया प्रमुख थे। महादजी सिंधिया का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ उपयुक्त होगा। महादजी के पिता राणोजी सिंधिया का उत्थान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उन्हें एक जागीर दी। राणोजी के 5 पुत्र थे। 5 में से 4 पुत्र पानीपत के तृतीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। केवल महादजी सिंधिया बचे। महादजी सिंधिया का भी एक पैर युद्ध में घायल हो जाने की वजह से खराब हो गया था, किंतु एकमात्र पुत्र होने की वजह से महादजी ही राणोजी की जागीर के उत्तराधिकारी बने। इस संक्षिप्त परिचय के बाद हम आपको बताएं कि अपनी साहस और सूझबूझ के चलते धीरे धीरे महादजी मराठा सरदारों में प्रमुखता हासिल करने लगे। ये वह समय था जब मराठा उत्तर भारत में अपनी वही स्थिति पुनः प्राप्त करना चाहते थे जो पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले थी। महादजी ने इसी दिशा में काम किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां हम इस प्रकार गिना सकते हैं। एक्सक्यूज मी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मुगल दरबार में मराठों की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना। बक्सर के युद्ध में अवध, बंगाल और मुगल सम्राट तीनों के संयुक्त मोर्चे की अंग्रेज़ों के हाथों पराजय ने मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचाया। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में मुगल सम्राट को इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों के साथ करनी पड़ी और वह अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा अपने निम्नतम सीमा तक पहुंच चुकी थी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अपने लिए संरक्षण की तलाश में था। इसलिए उसने मराठों को आमंत्रित किया और उनके आमंत्रण पर महादजी सिंधिया ग्वालियर होते हुए आगरा पहुंचे। पहले उन्होंने ग्वालियर को जीता और उसके बाद से ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर हमेशा सिंधियाओं का हो गया। उसके बाद गोहद के राणा को पराजित किया। अंततः वे आगरा पहुंचे और उन्होंने शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिससे प्रभावित होकर शाह आलम द्वितीय ने महादजी को वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की, का पद प्रदान किया। यह उस समय मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च पद था, किंतु महादजी मराठा संघ की एकता में विश्वास करते थे। अतः उन्होंने शाह आलम द्वितीय से कहा कि केवल पेशवा ही इस पद के योग्य है। महादजी के कहने पर शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को यह पद प्रदान किया और महादजी को नायब वकीले मुतलक बनाया। इसी के साथ ही मुगल साम्राज्य की सारी देखरेख, सारी व्यवस्था महादजी के हाथों में आ गई। किंतु इसके साथ ही चहुं ओर की ईर्ष्या, षड्यंत्र और दुष्चक्र भी महादजी के हिस्से आ गए। बहुत सारे मुगल सरदार महादजी से ईर्ष्या करते थे उनके पद की वजह से,
उधर पूना में पेशवा के संरक्षक नाना फडणवीस को भी ऐसा लगता था कि महाजी उत्तर भारत में नवीन मराठा राज्य खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, अतः वे भी उनके प्रति ईर्ष्यालु हो रहे थे। होलकर जैसे अन्य सरदार भी महाजी के प्रति ईर्ष्यालु हो रहे थे। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की व्यवस्थाएं करने में महाजी का बहुत सा समय और धन खर्च हुआ। वकील मुतलक के तौर पर एक तरफ महाजी प्रशासन देख रहे थे, मुगल साम्राज्य की व्यवस्थाएं देख रहे थे, और दूसरी तरफ मराठा सरदार होने के नाते उनके कुछ अपने कर्तव्य थे। जैसे कि जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष, महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद वहाँ उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, और इस उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों ने हस्तक्षेप किया और अंततः माधो सिंह को सत्ता प्राप्त हुई। माधो सिंह ने इसके बदले मराठों को चौथ देने का वादा किया था, लेकिन वह यह चौथ नहीं दे रहा था, उसने चौथ का भुगतान नहीं किया। दूसरी तरफ शाह आलम की कमज़ोरी को देखते हुए जयपुर राज्य ने बहुत लंबे समय से मुगलों को वार्षिक कर नहीं दिया था। इन दोनों तथ्यों को आधार बनाकर महाजी सिंधिया ने जयपुर पर चढ़ाई की, किंतु जयपुर का साथ देने के लिए जोधपुर की सेनाएं भी आ पहुंची और इन संयुक्त सेनाओं और महाजी की मराठा सेना के बीच तुंगा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में महाजी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये तुंगा का जो युद्ध है वो हुआ है 28 जुलाई 1787 को। लेकिन 3 वर्ष बाद महाजी पुनः राजपूतों के विरुद्ध आ डटे और 20 जून 1790 को पाटन के युद्ध में महाजी ने जयपुर की सेनाओं को परास्त किया। जोधपुर की सेना भाग खड़ी हुई। महाजी जोधपुर की सेना का पीछा करते हुए जोधपुर तक पहुंच गए। मेड़ता के युद्ध में जोधपुर के शासक विजय सिंह को परास्त किया और दोनों पक्षों के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार महाजी को 60 लाख रुपए, सांभर और अजमेर का क्षेत्र, ये सब प्राप्त हुए। इसी तरह से फरवरी 1791 में जयपुर के साथ संधि हुई, जिसमें चौथ के 17 लाख रुपए और मुगल सम्राट के वार्षिक कर की उचित रकम तय की गई। इस प्रकार 1792 में महाजी की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई। किंतु इसी बीच जब तुंगा के युद्ध में महाजी को पीछे हटना पड़ा, उनकी पराजय हुई, तब शाह आलम द्वितीय को लगा कि महाजी का पतन हो गया है, और क्योंकि वह एक निर्योग्य व्यक्ति था, अतः उसने तुरंत ही पठान नेता गुलाम कादिर का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इसी गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम को गद्दीच्युत कर दिया। अक्टूबर 1788 में महाजी सिंधिया शाह आलम की मदद के लिए आए और उन्होंने पुनः शाह आलम को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इससे पूर्व ही गुलाम कादिर शाह आलम को अंधा कर चुका था। इस सारी घटनाक्रम के बीच तुंगा के पराजय के बाद महाजी ने नाना फडणवीस को सहायता के लिए लिखा था, किंतु नाना ने उसका सहयोग नहीं किया। फिर भी बिना नाना की सहायता के भी वे पाटन के युद्ध में विजयी रहे और 1792 में उत्तर भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद महाजी 12 वर्षों के बाद पूना के लिए रवाना हुए। उधर नाना को संदेह हुआ कि महाजी अब पूना पर अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए उसने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को लिखा सहायता के लिए, लेकिन कॉर्नवालिस हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करता था, इसलिए उसने सहायता के लिए मना कर दिया।
1792 से 1794 तक महादजी पूना में रहे, किंतु नाना फडणवीस इस पूरी समय में यह प्रयास करता रहा कि महादजी का महत्व पूना में बढ़ ना जाए। महादजी ने बहुत कोशिश की कि नाना का संदेह वे दूर कर सकें, लेकिन ऐसा हो न सका। इधर नाना फडणवीस होलकर को भी सिंधिया के खिलाफ भड़का रहा था। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में एक पक्ष का साथ सिंधिया ने दिया था और दूसरे पक्ष का साथ होलकर ने दिया था, और इनकी प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर थी। नाना फडणवीस इस प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठा रहा था और होलकर को सिंधिया के खिलाफ भड़का रहा था। अतः सिंधिया ने 1793 में अपने सेनानायक फ्रांसीसी सेनानायक डिबॉय को भेजा और डिबॉय ने 1793 में होलकर को लाखेरी के युद्ध में पराजित किया। इस विजय से सिंधिया की प्रतिष्ठा पूना में बहुत बढ़ गई, किंतु इसके कुछ ही दिनों बाद जून 1793 में महादजी बीमार हो गया और 12 फरवरी 1794 को उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का यह आधार स्तंभ समाप्त हो गया। अगर हम महादजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि महादजी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ और सैन्य संचालक हैं। उत्तरी भारत में मराठों के प्रभाव को स्थापित करने का श्रेय महादजी को ही जाता है। इसके अलावा एक और उल्लेखनीय बात कि महादजी ही प्रथम व्यक्ति हैं जिसने पाश्चात्य युद्ध शैली के महत्व को समझा और उसने अपनी सेना को पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित करवाया। इसके लिए उसने फ्रांसीसियों पर भरोसा किया और फ्रांसीसी सेनानायक डिबॉय को इस काम के लिए नियुक्त किया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात महादजी के बारे में है, वह यह है कि वे मराठा संघ की एकता में असीम विश्वास करते थे। इसी विश्वास के कारण उन्होंने वकील मुतलक की उपाधि पेशवा को दिलवाई, किंतु नाना फडणवीस और होलकर उतनी गंभीरता से मराठा संघ की एकता में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने ना तो महादजी का साथ दिया बल्कि उनके विरुद्ध चलते रहे। महादजी ने भरसक प्रयास किया कि नाना फडणवीस को उन पर जो संदेह हैं वे दूर हो सकें, लेकिन जीवन पर्यंत वे इस काम में सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि उत्तर भारत में मराठा प्रभाव को स्थापित करने का श्रेय केवल और केवल महादजी सिंधिया को जाता है। इसीलिए मराठा इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है कि महादजी सिंधिया अपने समय के उत्तर भारत के इतिहास में एक दैत्य के समान था। इसी के साथ हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।